नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहली वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मैं खुद एक पीएचडी का छात्र हूँ। मशीन लर्निंग मेरा डोमेन है और मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ वो मैं आगे भी शेयर करूँ, ताकि जो भी लोग एमएल रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन पर थोड़ा सा लाभ हो। मेरा उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा मैंने डे ज़ीरो पे शुरू किया था और जैसा मैं अब पढ़ पाता हूँ उसमें काफ़ी अंतर है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो डे ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े। एटलीस्ट आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ऑलरेडी आप काबिल हों एक अच्छे रिसर्च पेपर को खुद से पढ़ने के लिए। तो ये वीडियो मैंने इसी उद्देश्य से बनाई है। जो भी चीज़ें हैं मैंने अपने ऑब्सिडियन नोट्स में ऐड करी हुई हैं। यहाँ पे एक एक करके चलेंगे और जानेंगे कि कैसे हम एक मशीन लर्निंग रिसर्च पेपर को एंड टू एंड पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिसर्च पेपर रीडिंग है वो कोई एक पीडीएफ ख़त्म करना या फिर प्रिंट आउट लेके हर एक लाइन को हाईलाइट करते हुए जाना, वैसे नहीं मानेंगे। हम उसको तभी मानेंगे कि आपने वो पेपर पढ़ा है जब आप उस पेपर का एक मेंटल मॉडल बना सके। जैसे आपने अगर शेरलॉक देखा है तो उसमें जो वो माइंड पैलेस बनाता है, उस टाइप का। मतलब कि आपके जो खुद के दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक छवि होनी चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है। जैसे कि आप कभी किसी खाने के बारे में सोचते हैं तो उस खाने का चित्र, उसका स्वाद आपके दिमाग में अचानक से तुरंत आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी मशीन लर्निंग पेपर के बारे में सोचते हैं तो वो मॉडल का चित्र, उसका फंक्शनैलिटी तुरंत आपके दिमाग में आता है या नहीं, इसी से हम समझेंगे कि आपने मशीन लर्निंग के उस रिसर्च पेपर को सही से पढ़ा है या नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि मशीन लर्निंग के पेपर्स को वो एक बुक की तरह पढ़े, कि शुरू से शुरू किया और फिर पढ़ते चले गए और फिर एंड में ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो मेथड है मैं नहीं मानता हूँ कि ये एक अच्छा तरीका है। दिस इज़ अ ब्रोकन वर्क फ्लो। मैं चाहता हूँ कि हम रिसर्च पेपर को ऐसे पढ़ें जैसे कि हमें एकमात्र हमारा लक्ष्य है उसको समझना हो। और पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं वो ऐसे नहीं लिखे जाते कि अ, वो बिगिनर फ्रेंडली हो। मतलब कि उनका लक्ष्य रहता है कि उन्होंने जो काम किया है वो कैसे वो रिव्यूअर्स को, रिसर्चर्स को या फिर अपनी जो टेक्निकल कम्युनिटी है उसको वो दिखा सके, शोकेस कर सके। उनका लक्ष्य बिल्कुल ये नहीं रहता है कि कोई एक बिगिनर जो इस पेपर को पढ़ रहा होगा वो शुरू से अंत तक इसको पढ़ के चीज़ें समझ सकता है या नहीं। हो सकता है कुछ रिसर्च पेपर ऐसे लिखे भी जाते हैं, पर सतही तौर पर देखें तो ये ट्रू नहीं है। तो हमें एक मेथड चाहिए होगा ये पेपर पढ़ने और समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लेम करूँगा कि जो पेपर है वो एक चैप्टर नहीं है। पेपर एक आर्ग्यूमेंट है, एक काफ़ी लंबी चौड़ी आर्ग्यूमेंट है जिसको उन्होंने कंप्रेस करके 8 से 10 पन्नों में या 20 पन्नों में या 30 पन्नों में लेकर आए हैं। और हमारा हमारा जो एम है वो ये है कि उस आर्ग्यूमेंट को हम कैसे अपना एक मेंटल मॉडल बना के अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ अजम्पशंस जो पीपल पेपर रीडिंग करते समय लोग गलत तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, उनको मैं पहले ही क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले लोग दिमाग में ये लेके चलते हैं कि मुझे हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इवन जो काफ़ी एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको भी हर एक रिसर्च पेपर का, अपने डोमेन का हर एक लाइन समझ में आए। तो आप पहले तो वो लोड अपने दिमाग से उतार दीजिए, वो बोझ लेकर मत चलिए। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली समझना है कि उस पेपर में क्लेम क्या किया गया है, डिटेल्स क्या हैं क्या नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपको इक्वेशन समझ में नहीं आ रही तो आप सोचते हैं कि मेरे को पेपर समझ नहीं आया। हम ये देखते हैं कि मशीन लर्निंग के पेपर में काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ हुई होती है। लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड हो गई या फिर नॉर्मल अरिथमेटिक से रिलेटेड हो गई या कैलकुलस से रिलेटेड इक्वेशंस हो गई। वो देखने में आपको खतरनाक लगती हैं, लेकिन आपको फिर वो देखते के साथ लगता है कि ये पेपर तुमको समझ में नहीं आएगा। उस चक्कर में पड़िए ही मत। सबसे पहली बात है कि आपको वो इक्वेशन जो दी गई है वो एक कॉम्पैक्ट नोटेशन है। मतलब कि जो सार बात वो कहना चाहते थे वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से उन्होंने लिख दिया है। तो वो इक्वेशन खतरनाक इसीलिए लिखती है क्योंकि वो
पूरी जो उनका पेपर है और जो भी उन्होंने मेथड डिस्कवर किया है उसका वो एक निचोड़ है। तो आपको बस प्रॉब्लम क्या उन्होंने आइडेंटिफाई की है उससे शुरू करना है। और अगली भ्रांति की तरफ या रॉन्ग असम्पशन की तरफ मैं जाऊँ तो वो ये है कि जो रिजल्ट टेबल है वो हमेशा सच बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक रिसर्चर है वो हमारी और आपकी तरह ही है, वो एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करता है, उसको जो भी फाइंडिंग्स आती है वो पब्लिश करने की ट्राई करता है। हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस उसने ली हो या कुछ स्पेसिफिक डेटा रेट उसने लिया हो, कुछ स्पेसिफिक मॉडल उसने लिया हो, उसके लिए वो रिजल्ट ट्रू हो। तो किसी भी एक रिसर्च पेपर के टेबल को पढ़ते समय आपको ये बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है कि वो जो पेपर में लिख दिया गया है वो पत्थर की लकीर है, उससे दाएं या बाएं चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हम इस भ्रांति पे जाएंगे कि द ऑथर मस्ट बी राइट बिकॉज इट इज़ पब्लिश्ड। अब अगर कोई पेपर पब्लिश हो गया है तो हम ये ना समझे कि वही अब एक पत्थर की लकीर है और उससे दायां बायां हम नहीं भटक सकते। पब्लिकेशन का मतलब बस ये है कि जो भी 100, 200, 1000, 2000 पेपर्स भेजे गए थे उनमें से उस एक पर्टिकुलर जर्नल को लगा कि हाँ ये पेपर हमारे लिए फिट है और हम इसको छाप सकते हैं। ये बस एक फिल्टर की तरह है कि 2000, 5000 में से 10 पेपर सिलेक्ट हो गए, 20 पेपर सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 के 20 पेपर सत्य हैं। इनफैक्ट हमारी जो रिसर्च चलती है वो आगे ही इसलिए बढ़ती है कि हम पिछले क्लियंस को झुठलाते रहते हैं और नए नए सत्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपको एक चीज़ को मान के नहीं बैठ जाना है और अपनी रिसर्च वहीं पर रोक नहीं देनी है। हो सकता है आप उसी पे कुछ नई चीज़ें करके निकाल सके कि हाँ इससे भी बेहतर रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। और सबसे बड़ी भ्रांति तो जो आजकल फैल गई है वो ये है कि एआई कैन रीड इट फॉर मी। अब एआई आपके पढ़ने का प्रोसेस ईजी बना सकता है, लेकिन समझना आपको खुद ही, आपको मेहनत खुद ही डालनी पड़ेगी। एआई का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जैसे चाहें वैसे उससे समझ सकते हैं। मतलब आपको कोई टोन एक पर्टिकुलर आपको लगता है कि मैं फ्रेंडली टोन में पढ़ना चाहता हूँ या फिर मैं वॉइस में पढ़ के ज़्यादा समझना चाहता हूँ, तो वो सब चीज़ें एआई टूल्स ने आपको दे रखी हैं। लेकिन एट द एंड रीडिंग और रिजल्ट को समझना और उसकी फाइंडिंग्स ये सब आप ही को देखना पड़ेगा। मेरा जो अब एक्चुअल वर्क फ्लो है उस पर आ जाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वर्क फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप बाकी वीडियोस में देखेंगे कि पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए या फिर टेबल्स देखिए, ये सब करिए। वैसा मेरा वर्क फ्लो नहीं है। मेरा सबसे पहला चीज़ किसी पेपर को लेके ये रहता है कि मैं पहले से ही ये मान के चलता हूँ कि जो ऑथर ने पेपर लिखा है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं रहा होगा कि वो मेरे जैसे बिगिनर को पेपर समझाना चाहे। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहा होगा कि वो अपना काम प्रेजेंट करना चाहता है, तो कैसे मैं वो प्रेजेंटेशन वर्क को अपने समझने के हिसाब से ढाल सकूँ। और ज़रूरी नहीं है कि उसने जो हर एक टर्म यूज़ कर रखे वो मेरे को पहले से आती हो। उसकी एक एक हो सकता है उसकी एक एक टर्म को मेरे को पीछे जाके पढ़ना पड़ेगी, अच्छा इसका मतलब क्या था, ये कैसे, इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो वो जो बैकग्राउंड रीडिंग है वो बहुत करनी पड़ती है किसी भी पेपर को शुरू करने के लिए। तो वो प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक क्लॉड प्रोजेक्ट बना रखा है। आप इसको चैट जीपीटी या मेटा एआई या फिर जेमिनी कहीं पे भी बना सकते हैं। आपको बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं इसको देता हूँ जिसमें आपको शो भी कर सकता हूँ। मैंने ये रिसर्च पेपर एक्सप्लेनर नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं कोई भी पेपर का लिंक डालूंगा, जैसे आर्ट सिर्फ का लिंक डाल दिया या फिर कोई भी नेचर पब्लिकेशन का लिंक डाल दिया। वो एक्सेसिबल होना चाहिए मेरे को, पहली बात। अगर वो लिंक एक्सेसिबल है और मैं आपको बस यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देगा। अब इस अ, इस इस प्रोजेक्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। मेन मुद्दा ये है कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा होता है हमारा कई चीज़ों का। सबसे पहले तो हमारा गोल है कि हम एक ग्राउंड अप एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े। ग्राउंड अप एक्सप्लेनेशन मतलब कि मैं पहले से अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे बहुत कम पता है और उसमें कोई भी अगर एक टेक्निकल टर्म यूज़ की गई है तो पहले वो मुझे उसका बैकग्राउंड दे और फिर आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि वो सीधा टर्म फेंक के मेरे को एक दे दे और मैं उसको समझ ही ना पाऊँ कि वो उसमें उसका मतलब क्या है। उसकी लैंग्वेज मैंने सिंपल रखी है। लैंग्वेज सिंपल करने के चक्कर में कई बार क्या होता है देखेंगे चैट जीपीटी या क्लॉड ने एक्सप्लेनेशन बहुत शैलो कर देते हैं। मतलब उनके एक्सप्लेनेशन में उतना डेप्थ नहीं होता, वो बहुत ऊपर ऊपर से समझा देते हैं, जो कि एक रिसर्चर के लिए लाभकारी नहीं है। वो हो सकता है किसी एक जनरल रीडर के लिए अच्छा भी हो, लेकिन हम लोगों के लिए मतलब है कि हम उसको डेप्थ में भी समझें। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है वो प्रिजर्व करता है इसके टेक्निकल डेप्थ को। थर्ड है कि क्लॉड में स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब आपके जो एसवीजी डायग्राम्स हैं
वो काफ़ी अच्छे प्लॉट बना कर देता है, जो कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग में या फिर मेंटल मॉडल बनाते समय बहुत हेल्प करता है। फोर्थ है स्टेप बाय स्टेप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मेथड। हम एक साथ रश नहीं करते रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स पे, हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक कहानी चलती है किसी भी एक मूवी की या फिर किसी एक नॉवल की, वैसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब शुरू में कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक एक करके, फिर उसके बाद उनकी इंडिविजुअल कहानी चल रही है, फिर वो कहानी आगे जाके क्लाइमैक्स में बनती है एक साथ और फिर कंक्लूजन आता है। तो उस तरीके से इस पूरे राउंड का फ्लो रहता है वो पेपर समझाते समय। और ये सारी अजम्पशंस भी आपको पहले से बता देता है, जो भी कि एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो भी बताता है आपको। और एंड में अपने कुछ क्रिटिसिज्म भी दे सकता है कि आपको, कि अगर उसको लगे कि ये पेपर में कुछ एक पार्ट है जो वीक था लेकिन फिर भी ऑथर ने वो डाला हुआ है, तो वो भी वो आपको हाईलाइट करके दे देता है। अब ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसके जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने अभी काफ़ी दिन हो गए इसको यूज़ किए हुए, क्योंकि अभी मैं क्लॉड बेसिकली टर्मिनल से ज़्यादा यूज़ करता हूँ और वेब यूआई से कम यूज़ करता हूँ। तो लास्ट जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने इसको सिंपली एक, देखेंगे आपकी आर्काइव का, मैंने इसको आरसेप का मैंने इसको एक लिंक दिया था पीडीएफ का। इसने पेपर को समझा और फिर इसने यहाँ देखेंगे कि ये जो डायग्राम्स है इनको एसवीजी डायग्राम्स बोलते हैं। ये आपके किसी भी रेजोल्यूशन में आप चले जाएं, कितनी भी हायर रेजोल्यूशंस में, ये आपके इनका रेजोल्यूशन कभी भी घटता नहीं है, ये हमेशा अच्छे लगते हैं दिखने में। और क्लॉड स्पेसिफिकली इसकी वगैरह काफ़ी अच्छी है तो जनरेट करना है। तो और प्री वर्जन इज मोर देन इनफ टू गेट यू थ्रू ऑल दिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करता है कि वाई दिस पेपर एग्जिस्ट। फिर उसके पेपर की फंडामेंटल चीज़ें, हर एक टर्म जो भी आगे चल के हमें यूज़ में आएगी उसको पहले ही ये एक्सप्लेन करके रखा है कि आगे जब हम पेपर में आगे बढ़े तो हमें वो टर्म लिखते के साथ दिक्कत ना हो। और ये सब डायग्राम्स के रहते हैं, आप एक मेंटल मॉडल बहुत इजीली बना सकते हैं। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको एक नॉवल की तरह देगा। पहले आपको एक्सप्लेन करेगा क्या क्या टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, फिर धीरे धीरे उनको आपस में बांधेगा, फिर सारे कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलेगा और फिर क्लाइमैक्स में एक साथ सबको बांधेगा। तो ये सब डायग्राम्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के चलते हैं मैं किसी एक पेपर को बहुत जल्दी ही एक उसका मेंटल मॉडल बना लेता हूँ। इनिशियल मेंटल मॉडल बोलूँगा मैं इसको फुल मेंटल मॉडल नहीं बोलूँगा, और ये अभी भी मेरा पेपर पढ़ना बाकी है। तो ये हो गया एआई ने जो मेरी मदद की पेपर पढ़ने के लिए। फिर ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने कोई भी उसको एक लिंक दिया, एक कस्टम क्लाउड प्रोजेक्ट में वो गया, मैंने उसके उससे ग्राउंड अप एक्सप्लेनेशन मांगी, और उसने ग्राउंड अप एक्सप्लेनेशन जो मेरे को दी वो, उसमें डायग्राम्स थे, उसमें ब्रेक डाउन था चीज़ों का, उसमें एक्सपेरिमेंट्स थे, लिमिटेशंस थे, क्वेश्चंस थे। इसके चलते इसको इस सबको एब्जॉर्व करके मैंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई। और फिर मैंने इसके बाद जाके जो मेन स्टेप था, मैनुअल वेरिफिकेशन किया अपनी इस पूरी नॉलेज का बाय रीडिंग द पेपर। अब मेरे लिए पेपर पढ़ना ईजी है, क्योंकि अब मेरे पास ये पूरा बैकग्राउंड है इस पेपर का, इन, और वो भी आसान शब्दों में। अब एआई ने जो है वो मेरी रीडिंग को रिप्लेस नहीं किया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एआई ने मुझको एक स्टेज दिया है कि हाँ, एक एक लेवल पे मेरे को लाके खड़ा किया है, इस पॉइंट तक जिसको मैं बोलूँगा, इस पॉइंट तक एआई ने मेरे को लाके खड़ा किया है, ताकि पेपर पढ़ने से पहले मेरे पास वो सारी जानकारी हो जो आसानी से पेपर को उसको समझने के लिए काफ़ी। फिर एआई असिस्टेड लूप अगर मैं देखूँ अपना, तो एआई असिस्टेड लूप मेरा ऐसा ही है कि मैं एआई को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ, वो मेरे लिए एक विजुअल मॉडल बनाता है, फिर मैं जो ओरिजिनल पेपर है उसको रीड करता हूँ। और जो मेरे दिमाग में ये सारे मॉडल्स के, ये एआई की रीडिंग के थ्रू क्लेम्स आए थे, वो मैं सब वेरीफाई कर लूँ पेपर में जाके, कि क्या कहीं एआई ने हेलुसिनेट तो नहीं किया, या फिर एक्चुअल में मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को समझ में आया है कि नहीं, ये सब। तो वो पढ़ने के बाद आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फर्दर एनहेंस होंगी। अब मैं एक पेपर की एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ अपने खुद के शब्दों में, और अगर मुझे कुछ उसमें समझ नहीं आया है तो वो क्वेश्चन मैं वापस एआई से पूछ सकता हूँ, जिसके चलते वो फिर से मेरे को एक मेंटल मॉडल बना के देगा और मैं वापस पेपर पढ़ के वो वेरीफाई कर सकता हूँ। तो ये एक लूप है, एआई असिस्टेड रीडिंग लूप। आप इसको तब तक चला सकते हैं जब तक आपका ये वाला जो स्टेप है, रीबिल्ड एक्सप्लेनेशन वाला, आप इससे सेटिस्फाई ना हो जाए। तो ये इसका मेन मोटिव है कि मैं जो भी लूप बना रहा हूँ वो मेरे को हेल्प करे वो एक सफिशिएंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पहुंचने में। ये पब्लिक वर्जन ऑफ मेरा जो एआई प्रॉम्प्ट रीडिंग है, ये एक जेनरिक, बहुत ही मतलब समराइजेशन है मेरे जो मास्टर प्रॉम्प्ट है उसका। लेकिन जो मास्टर प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको
still in the कमेंट सेक्शन के लिंक में आई थिंक गिटहब या कोडवर का लिंक होगा, तो आप ओपन करके देख सकते हैं। अब इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़फुल इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ पेपर टाइटल पे एब्स्ट्रैक्ट समरी और फिर जनरिक कंक्लूजन की तरफ नहीं रहा हूँ। मैं पहले समरी देख रहा हूँ, पूरा मैकेनिज्म इससे देख पा रहा हूँ, एविडेंस लिमिटेशन सब कुछ देख पाने के बाद मैं अपने एक्सप्लेनेशन पे पहुँच रहा हूँ। इसलिए तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डीप है, जो कि वर्सेस अगर मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता किसी पेपर पर, तो उसके मुकाबले अभी स्टैंडर्ड वे ऑफ रीडिंग द पेपर जो है वो हमें फिर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआई मेरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो है, लेकिन उसके बाद में जब भी मुझको वो पेपर वापस पढ़ना है तो उसके लिए मुझे एआई असिस्टेड रीडिंग के बाद मुझे एक्चुअल में वो पेपर को विजिट करना पड़ेगा। तो कैसे पेपर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो पास है हमारा, वो पास जीरो यही होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि पेपर एक्चुअली है किसके बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब वो ट्रांसफार्मर के ऊपर पेपर है, वो विजुअल टेक्सचुअल इनकोडर्स के ऊपर पेपर है, वो पेपर है किस चीज़ के ऊपर। तो आपको सबसे पहले वो समझना है कि ये पेपर एक डेटा सेट के बारे में है, एक मेथड के बारे में है, एक एनालिसिस के बारे में है, या फिर एक बेंचमार्क के बारे में है, या फिर एक सर्वे पेपर है। अब मेथड पेपर क्या होता है? मेथड पेपर होता है जिसमें आपको कोई नया आर्किटेक्चर, लॉस फंक्शन या फिर एल्गोरिदम बताई गई हो। मतलब एकदम नया मेथड टाइप का कोई चीज़ या फिर आर्किटेक्चर। जैसे कि ट्रांसफार्मर जब पहले पहले आया था अटेंशन इज ऑल यू नीड में, तो उसमें उन्होंने आर्किटेक्चर बताया था। और कोई एक और पेपर है जिसमें जैसे अभी जैपा को लेकर एक लॉस फंक्शन नया आया है, उसको लेके पेपर है, तो वो लॉस फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो ये सब जो फंडामेंटल पेपर्स होते हैं इनको मेथड पेपर बोलते हैं। फिर एक होता है एनालिसिस पेपर। एनालिसिस पेपर होता है कि एग्जिस्टिंग कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए और आप शोकेस बस करना चाहते हैं उसका उसके जो आपके रिजल्ट थे और जो आपने इंटरप्रेट किया उसे। इसमें कोई फंडामेंटल ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू डिस्कवरी आप नहीं करते हैं, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी रिसर्च पैराडाइम को सपोर्ट करता है। अगर आपने एनालिसिस करके डाल रखा है कोई ऑनलाइन अपना, तो कोई और पर्सन है जो उस तरह के एनालिसिस को देखना चाहता है, तो उसको अपनी एंड पे ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ आपका एनालिसिस पढ़ सकता है और समझ सकता है कि अच्छा ये क्या है। तो रिसर्च के लिए ये भी बहुत एक वैल्यूएबल चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट होता है आपका एक डेटा सेट पेपर। तो डेटा सेट पेपर में आपके पास आप देखते हैं कि जो भी आपका एक डेटा सेट बनाने में पूरा प्रोसेस गया है, उसमें क्या कैसे कैसे आपने बायस मिटिगेट किए। मतलब अभी अगर बायस का मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो अगर आप यूएस बेस्ड कुछ क्राइम रिलेटेड कोई डेटा सेट बना रहे हैं, तो आप इंश्योर करें कि उसके अंदर जो रंग भेद को लेकर कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं, और फिर आप कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं कि आपका डेटा सेट एक अच्छा डेटा सेट है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें एक डेटा सेट पेपर में कवर होती है। जैसे कि इमेज नेट जो है एक काफ़ी फेमस डेटा सेट है, वो जब डेटा सेट आया था तो उसके साथ उसका रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया था कि वो कैसे इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, कैसे बायस मिटिगेट किया है, कैसे इवेल्युएट किया है, वो सब चीज़ें उसमें थी। तो वो इमेज नेट का पेपर भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर था वो भी। फिर एक बेंचमार्क पेपर होता है जिसके अंदर आप नए बेंचमार्क्स देते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि अगर कोई इंटरनेट पे क्लेम कर रहा है कि जीपीटी 5.6 इतना इतना बेटर है पिछले जीपीटी मॉडल से ऑन कोडिंग, तो वो साथ में आपको बेंचमार्क भी देते हैं कि एस कोडर बेंच, ऐसा कुछ कुछ बेंचमार्क का नाम होता है। तो वो बेंचमार्क्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो जज कर सके कि आपका जो भी टास्क आपने उसको दिया है वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो उन बेंचमार्क्स को डिज़ाइन करते समय भी हम पेपर बना सकते हैं कि अ, मान लीजिए वो कोडर बेंच की जो बेंचमार्क है, जब वो रिलीज हुआ होगा तो उसके जो क्रिएटर्स होंगे उन्होंने एक बेंचमार्क पेपर भी साथ में निकाला होगा कि ये कैसे एंड टू एंड डिज़ाइन कर रहा है इस बेंचमार्क को, उसकी मेट्रिक क्या है, इसका ये गलती कहाँ पे करता है या फिर ये सही कहाँ पे रहता है, ये सब चीज़ें उसमें कवर्ड होंगी। फिर होता है सर्वे पेपर। सर्वे पेपर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर स्पेशली एआई में, क्योंकि एआई की फील्ड बहुत तेज़ी से मूव कर रही है इस समय। अभी आपके पास एक नया पेपर है, अभी 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे तो उसी पेपर के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ कोई दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो जब इतनी तेज़ी से कोई फील्ड मूव करती है, तो एक साथ पूरी की पूरी फील्ड को दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या अपडेट्स हुए। तो ऐसे में सर्वे पेपर हमारी मदद करते हैं। सर्वे पेपर क्या करते हैं, ये जितने भी पेपर हाल फिलहाल में रिलीज हुए हैं, ये उन सबका समराइजेशन मान सकते हैं। ये
उन सब की फाइंडिंग्स को एक पेपर में लाके खड़ा कर देते हैं और सेंस बनाने का ट्राई करते हैं कि अच्छा ये पेपर में ये डिस्कस हुआ, ये पेपर में ये डिस्कस हुआ, ये पेपर में ये डिस्कस हुआ, तो इससे की फाइंडिंग हमारी ये निकल के आ रही है। तो हम एज एआई रिसर्चर अगर केवल सर्वे पेपर पढ़ें तो हमें मोटा मोटा अपनी फील्ड का आइडिया लग जाता है कि अभी लेटेस्ट इसमें क्या चल रहा है और कहाँ पे हमारी कहाँ पे कोई एक रिसर्च गैप है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पेपर इन पांचों कैटेगरी में से है कौन सा। मेथड है, एनालिसिस है, डेटा सेट है, बेंचमार्क है, सर्वे है, क्या है। आपका पास जीरो यही हो गया। फिर आता है आपका पास है। आपको पेपर को रीड करना है एक क्लेम की तरह, मतलब आपको मानना है कि ऑथर्स ने कुछ क्लेम किया है और वो क्लेम क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। और वो ये जो क्लेम है ये कहाँ कहाँ छुपा रहता है, एक तो आपके टाइटल में ही होता है। कई बार टाइटल काफ़ी अच्छे लिखे गए होते हैं, जैसे कि क्लासिक अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला, जिसमें अटेंशन मैकेनिज्म को काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया था गूगल डीप माइंड द्वारा। और वो हमें आगे चल के देखा कि वो कैसे जीपीटी वगैरह का फाउंडेशन बना अटेंशन मैकेनिज्म। तो कई बार टाइटल आपको काफ़ी अच्छा आइडिया देता है कि पेपर किस बारे में। फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक पेपर का समरी टाइप हो गया कि वो पूरा पेपर कहना क्या चाहता है उस बारे में। तो एक वो हो गया। फिर एक लास्ट पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑथर्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में सारी अपनी जो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो अपनी फाइंडिंग्स है, उसको समराइज करके एक जगह लिखने का ट्राई करते हैं। तो एक वो हो गया। फिर एक कंट्रीब्यूशन लिस्ट हो गया। कंट्रीब्यूशन लिस्ट मतलब कि अ, जिस जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसमें लिस्टेड होते हैं आपके। तो वो आप पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा है पेपर में क्या क्या गया है, किन किन लोगों ने जो जो काम किया था वो उनके बारे में इसमें चर्चा रहती है। फिर होता है फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उस उन एक्सपेरिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट सेक्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसके अंदर मैंने नोटिस किया है कि 80-90% ऑफ द टाइम बहुत ही सिंपल शब्दों में ऑथर्स ने लिखा हुआ होता है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन का उनका मोटिवेशन क्या था और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। वो सब चीज़ें उन्होंने उस एक्सपेरिमेंटेशन सेक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी होती है। फिर ऑफकोर्स आपका कंक्लूजन सेक्शन तो है ही। उसके अंदर आपका आपने पूरे पेपर के अंदर जो भी अचीव किया है, जो भी फाइंडिंग आप किया है या जो भी नेगेटिव फाइंडिंग भी आप किया है, वो सब चीज़ें कंक्लूजन सेक्शन के अंदर आप ही होती है। तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको पेपर का मेन क्लेम पता चलेगा। आपको हमेशा अपने से ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछने हैं कि व्हाट प्रॉब्लम डू द ऑथर से एग्जिस्ट। मतलब सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि ऑथर किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर सेकंड है कि वो प्रपोज क्या कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन उसको उसके निवारण के लिए या फिर उसके सॉल्यूशन के लिए वो चीज़ वो प्रपोज कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। फिर जो वो क्लेम कर रहे हैं उन्होंने उन्होंने जो प्रपोज किया, वो जो उससे जो वो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम को इम्प्रूव क्या करता है। मतलब एक एग्जिस्टिंग हमारे पास एक मेथड था, उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई उसमें की और फिर उन्होंने एक क्लेम दिया। अब वो क्लेम क्या इम्प्रूव करता है, कितना इम्प्रूव करता है, ये आपको देखना है। क्या इम्प्रूव करता है इज व्हाट डू द क्लेम इम्प्रूव्स, और कितना इम्प्रूव करता है इज कम्पेयर टू व्हाट बेस लाइन। तो कोई पहले की बेसलाइन रही होगी, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल पहले पहला रहा होगा और पेपर से पहले का, उसके ऊपर उन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है ये हम काउंट करते हैं। उसको हम बेसलाइन बोलते हैं, जो पहले एग्जिस्ट करता था। और उसके ऊपर कितना उन्होंने इम्प्रूव किया है, उसके नीचे कितना उनका मतलब इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट कितना उनका इम्प्रूवमेंट घटा है, वो सब हम बेसलाइन के ऊपर नीचे कैलकुलेट करते हैं। और अंडरवर्ड सेटिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरवर्ड सेटिंग का मतलब है कि ये क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि उनका रिसर्च इन्वायरमेंट क्या था। मतलब उनके डेटा सेट्स क्या थे, उन्होंने कितने रन के लिए कोई भी अपना अपना अगर वो कोई एक ट्रेनिंग लूप रन कर रहे थे तो कितने ई बॉक्स ट्रेन उन्होंने वो रन किया, या फिर उनका लॉस फंक्शन क्या था, उनका लर्निंग रेट क्या था। ये सब जो चीज़ें होती हैं अंडर वर्ड सेटिंग में आ जाती है। मतलब कि आपको वो इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। आपका एग्जैक्टली रिजल्ट क्या था वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो रिजल्ट लाने के लिए आपने क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ किए वो सब अंडर वर्ड सेटिंग में आ जाता है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको अपने से पूछने पड़ेंगे क्लियर रीड करने के बाद। तो जब आप वो क्लेम को एक बार पढ़ के समझ लेते हैं तो एक रूल दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि अगर उस क्लेम को आप एक सेंटेंस में नहीं लिख सकते
तो आपने पेपर को रीड करना शुरू ही नहीं किया है अभी तक। क्योंकि अगर आप क्लेम समझे नहीं तो मतलब आपने पेपर रीड करना शुरू ही नहीं किया है, तो आपको वो पेपर रीडिंग का प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा अगर आपको आपके दिमाग में क्लेम क्लियर नहीं है तो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, दिस पेपर क्लेम्स दैट दिस मेथड improves दिस टास्क बाय एड्रेसिंग दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर दिस एक्सपेरिमेंट सेटिंग। तो इस टाइप से आपके दिमाग में एक सेंटेंस होना चाहिए जो आपके क्लेम के अंडरस्टैंडिंग को बताए। फिर नेक्स्ट फास्ट से हम आते हैं। पास वन आपको याद होगा हमारा था क्लेम के लिए कि फाइंड द मेन क्लेम, रीड द पेपर एज अ क्लेम। फिर नेक्स्ट पास पे हम आते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द सॉल्यूशन। हम डायरेक्टली जैसे ही कोई नया पेपर आता है, हम जब हम करना चाहते हैं सीधा उससे रिजल्ट सेक्शन पे कितना बेंचमार्क से ऊपर है कितना नहीं है क्या है क्या नहीं है, हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको ये नहीं करना है। हमको ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं कि इनपुट क्या था, आउटपुट क्या आया, ऑब्जेक्टिव क्या था, ओल्ड मेथड्स क्यों फेल हुए, और जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई किया है या प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम हार्ड क्यों है। ये सब ये सब प्रॉब्लम जब हम अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद ही एक नेचुरली हमारे दिमाग में क्लिक होगा कि अच्छा इन्होंने ये सोल्यूशन इसलिए दिया। क्योंकि अगर हम सीधा सोल्यूशन पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, तो ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सब का जवाब आपको तभी नेचुरली आएगा जब पहले आपको प्रॉब्लम और उससे कंस्ट्रेंट्स पता हो। फिर हम नेक्स्ट फास्ट पे जाते हैं विच इज़ रीबिल्डिंग द मेथड एज अ पाइपलाइन। अब इस पाइपलाइन में क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सीधा इक्वेशंस पे जंप नहीं करना है। हमें एक ऐसा फ्लो लेके चलना है जिसमें पहले इनपुट डेटा है, फिर वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, मॉडल क्या यूज़ हुआ है, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटपुट क्या है, उसको इवेल्युएट कैसे किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके एमएल पेपर्स होते हैं उनको इन 5 भागों में बांटा जा सकता है कि इनपुट क्या है सिस्टम का, मतलब टेक्स्ट है, वीडियो है, लैंग्वेज है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब कि उसको वेक्टर्स में उन्होंने कैसे इंपोर्ट किया है, उन्होंने उसकी उसकी लेटेंट स्पेस दी थी कैसे है। फिर है ऑपरेशन कि आपने उस पर जो भी आपने इनपुट लिया था उस पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई किया है, मतलब आप अ, उस पर एक्शन क्या कर रहे हैं। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपका लॉस फंक्शन क्या है या लर्निंग सिग्नल क्या है, मतलब कैसे आप बता रहे हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि आपका लॉस फंक्शन क्या है या लर्निंग सिग्नल क्या है, मतलब कैसे आप बता रहे हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ रहा है घट रहा है। अगर आपने ट्रेनिंग दिया है तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका क्या रखा था, मतलब कि आपका एरर जीरो हो जाए टेस्ट और ट्रेन का, या फिर एरर कोई स्पेसिफिक जीरो तो नहीं होना चाहिए लेकिन टेस्ट और ट्रेन के बीच में एक बैलेंस पर पहुंच जाए, वो आपने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की थी। ऑब्जेक्टिव में वो सब आता है। फिर आउटपुट है कि ये सब चीज़ें करने के बाद आपका जो आउटपुट आया वो क्या था, वो कोई एक वो सिर्फ क्या एक लेटेंट स्पेस थी, या वो कोई मैथमेटिकल नंबर था, या फिर वो एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स था, वो क्या था वो आउटपुट, और उसको इवेल्युएट आपने किन बेंचमार्क से किया है। इसके बाद आपको वो पूरी पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। फिर आपको जो इक्वेशंस है फिर आएंगे हम लास्ट में जो खतरनाक दिखने वाली इक्वेशन है उन पे। फिर जो आप जो ये इक्वेशंस देख रहे हैं, जो जो जिसको देख के आपको डर लग रहा था, अब तक आपने इतना पढ़ लिया होगा वो पेपर की वो इक्वेशंस को आपको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बचा हुआ। तो आप एक इक्वेशन को उठाइए, आप उसके सिग्मा या फिर एप्सिलॉन ये सब सिंबल्स देख कर डरिए मत। आप बस उसको एक मीनिंग में समझिए कि अगर सिग्मा लिखा है मतलब अच्छा समेशन होगा, अगर वहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है तो मतलब अच्छा मतलब वो कोई एक हो सकता है कि एक सेट ऑफ नंबर या फिर एक पर्टिकुलर एक बहुत स्मॉल नंबर हो जो कि डिवीजन बाय ज़ीरो वाली चीज़ को हटा रहा हो। तो ये सब दिमाग में पहले उनका जो इंग्लिश में मीनिंग क्या है वो बिठाइए। उसके बाद आप एक इक्वेशन को देखिए। तो इक्वेशन को आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले उसमें जितने भी वेरिएबल्स है जैसे एक्स वाई जेड या फिर वी, ये सब वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है वो एक जगह लिखिए। फिर फंक्शन उन्होंने क्या यूज़ किया है, मतलब उन्होंने समेशन यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है, मिनिमाइजेशन यूज़ किया है, मैक्सिमाइजेशन यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, तो वो फंक्शन आप लिखिए एक जगह। फिर लॉस फंक्शन उनका क्या था, मतलब कि ओवर द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग वो कैसे अपने वेट्स को बेहतर बना रहे थे, उनका रिवॉर्ड फंक्शन क्या था या फिर उनका लॉस फंक्शन क्या था, ये आप एक जगह लिखिए।
फिर समेशन या नॉर्मलाइजेशन जैसी जो चीज़ें अगर वो हो रही हैं उधर, तो वो आप लिखिए कि किस पर हो रही हैं और कितने एक्सटेंड तक हो रही है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जब आप एक हार्ड मैथमेटिकल इक्वेशन को एक लूजली ट्रांसलेटेड इंग्लिश इक्वेशन में लिखेंगे खुद से, तो आपको वो काफ़ी जल्दी क्लिक कर जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स एज एविडेंस नॉट डेकोरेशन। तो वो जो अब जब आपने इक्वेशंस भी पढ़ लिए हैं, तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ेंगे, तो कई बार क्या होता है ना, हम एक्सपेरिमेंटेशन को देखते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा इसमें ये इनकोडर्स यूज़ किए थे, काफ़ी सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो ये केवल सजावट के लिए टेबल में दो चार वैल्यूज़ देख ली, हो गया। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं देखना है उसको। वो केवल टेबल्स नहीं है, वो जो पूरा आपका पेपर में जो भाषा यूज़ की गई है उसको डिफाइन करने के हार्ड नंबर्स वही है। अगर वो एक्सपेरिमेंट के नंबर्स आपके पास नहीं है, तो आपने जो पूरी चीज़ लिखी है वो जिब्रिश है, वो नॉइज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, आप ये 10 क्वेश्चन अपने से ज़रूर पूछिए कि जो आपके एक्सपेरिमेंट है वो आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर कर रहे हैं तो कौन से वाले क्लेम को कौन सा एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अगर क्लेम किया गया है कि ये कोडिंग में अच्छा है, तो कौन सा कि एक मॉडल कोई है वो कोडिंग में अच्छा है, तो आप जाके एक्सपेरिमेंटेशन सेक्शन में देखिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो उस पर्टिकुलर क्लेम को सपोर्ट करता है। फिर आप देखिए कि बेसलाइन क्या यूज़ की गई है। कई बार कुछ पेपर होशियारी क्या करते हैं कि वो बेसलाइन की ही एक ऐसा वीक मॉडल या फिर एक बहुत पुराना मॉडल ले लेते हैं कि उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा ही। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अच्छा ये बेसलाइन से इतना ज़्यादा ऊपर रिजल्ट दे रहा है। तो आपको बेसलाइन भी समझ में आनी चाहिए कि बेसलाइन एक्चुअल में यूज़ किया गई है, ये कोई ऐसे ही उन्होंने कोई बेसलाइन उठा दिया या फिर एक्चुअल में ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेसलाइन है। तो उसी का जब एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसलाइन स्ट्रांग है, फेयर है या नहीं है। फिर मेट्रिक क्या यूज़ किया गया है, मतलब कि आपने अगर यूज एक क्लेम किया है पेपर में कि हमारा जो मॉडल है वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है, तो वो किस नंबर के हिसाब से आप कह रहे हैं, वो कौन सा एक नंबर है जिसकी वैल्यू के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि पिछले मॉडल से वो अच्छा था या नहीं था, तो वो मैट्रिक क्या था। फिर आपको ये भी देखना है कि डज द मैट्रिक एक्चुअली मेजर द क्लेम। मतलब कि हो सकता है कि जो उन्होंने मैट्रिक यूज़ किया हो वो सिर्फ इस बारे में हो कि रीजनिंग किसी मॉडल की अच्छी है या नहीं। अब उन्होंने पेपर में क्लेम कर दिया कि कोड प्रोग्रामिंग में अच्छा है, बट आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक उन्होंने यूज़ किया है वो तो एक्चुअली में रीजनिंग का मैट्रिक है। तो ये जो क्लेम है वो तो झूठा हो गया उनके पेपर में। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको देख के चलना पड़ेगा। फिर आपको देखना है इज देयर एन एब्लेशन और नॉट। एब्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ड पता नहीं है कहाँ से लिया है, लेकिन इसका सिंपल सा अगर आप ठेठ भाषा में इसको समझे तो एब्लेशन को छेड़छाड़ की तरह समझिए। मतलब कि आपके एक्सपेरिमेंटेशन जो भी आपने की 10 मॉडल्स पे, और मान लीजिए 20 आपने 5 डेटा सेट्स लिए और 10 मॉडल्स लिए, और उनको उनका मिक्स एंड मैच करके आपने एक्सपेरिमेंटेशन की है। अब एब्लेशन का मतलब ये रहेगा कि आप केवल केवल एक सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड टू एंड ना दे करके आप उसकी अंदर जाके भी चेक कर रहे हैं कि अगर मैं इस मॉडल को हटा दूं या फिर इस मॉडल को ले आऊं या फिर इस डेटा सेट को हटा दूं और दूसरे डेटा सेट को ले आऊं, तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम इंश्योर कर पाते हैं कि जो हम बिहेवियर देख रहे हैं किसी भी अपने एक्सपेरिमेंटेशन का, वो बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखें कि अरे ये तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, पर बाद में हमें समझ में आता है कि उस डेटा सेट की प्रॉपर्टी ये थी कि वो कोडिंग बेंचमार्क्स पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसा ना हो कि हम कंस्ट्रेंट्स जो हमने कंस्ट्रेंट लिए हैं उनके बेसिस पे हमारा कोई रिजल्ट आ रहा हो और हम उसको समझे कि नहीं ये तो हमारे मॉडल का अच्छा रिजल्ट है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमको सारी चीज़ों से छेड़छाड़ करके देखनी पड़ेगी कि एक मॉडल के साथ दूसरा डेटा सेट लिया, दूसरे डेटा सेट के साथ पहला मॉडल लिया, फिर उनको मिक्सर एंड मैच किया, और थ्रू आउट अगर स्टोरी एक कोहेरेंट है तभी हम मानेंगे कि वो स्टोरी अच्छी है। फिर आप नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिसर्च पेपर में आपको पहले से अच्छे रिजल्ट्स ही मिले। कुछ कुछ रिसर्च वो भी वैल्यूएबल होती है जिसके अंदर वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं कि हमने ये चीज़ ट्राई की, लेकिन इसको ट्राई करने के बाद हमने देखा कि रिजल्ट और भी खराब है। तो इससे क्या होता है कि बाकी रिसर्च कम्युनिटी को पता चल जाता है कि हाँ वो मेथड अटेम्प्ट हमें करने में फ़ायदा नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि किसी और ने वो और ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है और प्रूफ किया है कि वो मेथड बिलो बेसलाइन रिजल्ट देता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि इज द इम्प्रूवमेंट लार्ज इनफ टू मैटर। मतलब कि इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन अगर वो 0.0001% हुई है,
लेकिन आपने जो पूरे मॉडलिंग का तामझाम किया वो इतना एक्सपेंसिव था कि पिछले वाले हमारे मॉडल स्ट्रक्चर से वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अब इतना ज़्यादा महंगा मॉडल हम बेसलाइन से चला रहे हैं, बट हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो 0.0001% है। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें इम्प्रूवमेंट भी इतनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए टू जस्टिफाई आवर एक्सपेरिमेंट। फिर है कि इज द रिजल्ट स्टेबल अक्रॉस डेटा सेट्स और सीट्स। ये यही चीज़ एवोल्यूशन में भी हमने देखी थी कि हमें चेक करना है कि डेटा सेट्स और सीड्स के अक्रॉस ये पूरा जो हमारा पाइपलाइन है वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। सीड कुछ नहीं होते, सीड सीड बेसिकली एक आप कोड में एक जगह आप इनिशियलाइज करते हैं उसको एज अ नंबर। बट सीड को कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो वो इंश्योर करता है कि जब भी हम कोई रैंडमली, क्योंकि जब भी हम ट्रेनिंग या टेस्ट डेटा को बांटते हैं आपस में तो वो रैंडमली हम स्प्लिट करते हैं उस डेटा को, जैसे 80% रैंडमली ट्रेनिंग को दे दिया, 20% रैंडमली टेस्ट को दे दिया। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कुछ अच्छे एग्जांपल्स, मतलब बहुत अच्छा एक सेट ट्रेनिंग डेटा में चला गया हो और उससे अच्छा हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा ट्रेन हुआ हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब रैंडमली वो 80% गया है ट्रेनिंग डेटा में तो वो एक पुअरली रिप्रेजेंटेड 80% ऑफ द डेटा है और उससे हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो सीड आपका एक रैंडम इटरेशन के लिए एक पर्टिकुलर सीड होता है। अब आप वीडियो गेम्स में भी सीड्स को देखते होंगे कि जब भी आप कोई जैसे वेलाइन वगैरह कोई गेम हो गई उसमें जब भी आप कोई वर्ल्ड इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें सीड्स को आप फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपने सीड इक्वल्स टू 40 किया है तो जब भी रैंडमली आपका पूरा वर्ल्ड इनिशियलाइज होगा उसमें कहीं पे एक पेड़ है, कहीं पे एक नदी है, कहीं पे एक पहाड़ है, तो वो रैंडम ना होने की बजाय अगर आप सारे दोस्त लोग मिलके सीड इक्वल्स टू 40 ही यूज कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर रैंडम इटरेशन को मार्क कर रहा है कि इस 40th इटरेशन ऑफ द रैंडमनेस में पेड़ इधर ही था, ये पहाड़ इधर ही था, ये नदी इधर ही थी और कुछ भी और चेंज नहीं हुआ है। तो सीड आपका एक जैसे कि आप मानिए कि यूनिवर्सिटीज की पैरेलल ब्रांचेज हैं, तो सीड जो है वो आइडेंटिफाई करता है किसी एक ब्रांच को। हम हम अगर एक जगह पे कहीं पे सीड का नंबर फिक्स कर दें तो जब भी हम आगे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो वो रैंडमली तो वो प्रोसेस होगा, लेकिन वो रैंडमली किस बेसिस पे होगा, वो सीड उसी मतलब वो एक पर्टिकुलर ब्रांच को ही फॉलो करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने दूसरा सीड वही रखा है तो फिर टेस्ट और ट्रेनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बदल गया है, ऐसा नहीं होगा। वो एक सर्टेन डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा एक पर्टिकुलर सीड। तो ये रैंडमनेस को मतलब रैंडमनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीड्स का यूज करते हैं, किसी एक रैंडम ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर हम ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हमें लग रहा है क्या कि कोई एक सेटिंग है जो ऑथर ने मिस कर दी है, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इसने हमें एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं दिखाई है। तो ये सब क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं उससे। अब एक्सपेरिमेंट मैप जो है वो कुछ ऐसा दिखता है कि एक मेन क्लेम होता है, उसमें आपको एक मेन रिजल्ट टेबल देखने को मिलेगा, एक एवलेशन स्टडी देखने को मिलेगी, कंपैरिजन होगा बेसलाइन के साथ वो देखने को मिलेगा, जनरलाइजेशन टेस्ट देखने को मिलेंगे, फेलियर केसेस देखने को मिलेंगे। और ये सबको पढ़ने के बाद आपको अपने दिमाग से एक ही चीज़ पूछनी है कि ये जो नंबर मैं देख रहा हूँ ये जो सेंट्रल क्लेम मैंने शुरू में पढ़ा था उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये सब टेबल्स कोई और भाषा बोल रहे हैं उनका और उनका क्लेम कोई और भाषा बोल रहा है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि उस जगह पे आप ये मान सकते हैं कि ऑथर जो है वो ट्रूथफुल नहीं रहा है, वो क्लेम कुछ और कर रहा है लेकिन उसके रिजल्ट कुछ और आए हैं। अब जो ये 5 स्टेप मेथड, 5 पास मेथड मैंने आपको बताया, ये इसका समराइजेशन है। ये पूरी मार्कडाउन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इसको गो थ्रू कर सकें और अ, एक जगह सेव रख सकें इसको जब भी आपको कभी गो थ्रू करना हो क्विकली। अब है द क्लेम एविडेंस टेबल। जो क्लेम को मैं एविडेंस के साथ मैच करने की बात कह रहा था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप सबसे पहले क्लेम देखिए कि पेपर ने अगर क्लेम किया है कि इस मेथड ने परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, और एविडेंस में उसको शो करना पड़ेगा कि मेन बेंचमार्क टेबल उसका क्या है। आपको क्वेश्चन पूछना है कि इज इट इनफ, मे बी आपका डाउट हो सकता है कि यार बेस लाइन स्ट्रॉन्ग, मतलब जो उसने बेस लाइन लिए वो स्ट्रॉन्ग लिए हैं या वीक लिए हैं। तो आपको हमेशा क्लेम के अगेंस्ट एक एविडेंस पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे।
इसी से आपकी रिसर्च थिंकिंग डेवलप होगी। तो अभी जो मैंने पेपर को पढ़ा है उसका मैं आपको एक हाई लेवल समराइजेशन दे देता हूँ कि मैं कैसे पेपर को पढ़ता हूँ। सबसे पहले एक पेपर का लिंक मैं लूँगा, मैं उसको ए आई स्कैफोल्ड एक्सप्लेनेशन उससे मांगूंगा, जो मैंने आपको दिखाया कि क्लाउड प्रोजेक्ट में मेरे सेव्ड है। उससे मेरे दिमाग में एक मेंटल मॉडल बन जाएगा एक पेपर की ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने से पहले। उसके बाद मैं जाऊँगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ूंगा, इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, फिगर्स पढ़ूंगा, कंक्लूजन भी पढ़ लूंगा। फिर मैं मेथड देखूंगा, डायग्राम्स देखूंगा, एक्सपेरिमेंट्स तो देखूंगा कि वो क्ले के अगेंस्ट एविडेंस है या नहीं है, या फिर वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कह रहा है और उनका क्लेम कुछ और कह रहा है। ये चीज़ फिर रिलेटेड वर्क्स हम देख सकते हैं उसके, ताकि हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो उस पूरे डोमेन या फिर उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डायरेक्शन की। फिर मैं उसका अपना एक 1 पेज नोट लिखूंगा जो मुझको समझ में आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आपको नोट्स हैं ये आप अपने प्रिजर्व करके रख सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं एक सेकंड ब्रेन नाम का फोल्डर बनाया हुआ है अपने ऑब्सीडियन ऐप में। अब ऑब्सीडियन ऐप में क्या है कि आप फोल्डर्स बना सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो फोल्डर ये जो आपके रहते हैं ये आपके फाइल मैनेजर में ही आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं जाऊँ डॉक्यूमेंट्स में, इधर मेरे सारे यही फोल्डर्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रही थी, पिंग्स कोर्स वर्क जर्नल के पिंग कोर्स वर्क जर्नल, तो ये सारे वही फोल्डर्स हैं। तो अगर मैं इसके सेकंड ब्रेन में जाता हूँ तो मेरे को जितने भी यहाँ पे जो भी पेपर मैंने पढ़े हैं वो सब मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, जो भी 1 पेजर मैं चाहता हूँ पढ़ना इनका। ये आंद्रे करपाती एक काफ़ी अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनके दिए हुए सेकंड ब्रेन से प्रेरित है ये। तो अगर आपको कभी लगे कि आपको इस तरह का सेकंड ब्रेन बनाना है और इधर आप LLM भी यूज़ कर सकते हैं मेमोरी के लिए, तो आप आंद्रे करपाती का सेकंड ब्रेन वाला ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो ये जो 1 पेजर्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं देखने के लिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलप किया है आपने। तो मैं अगर वापस जाऊँ, और हाँ, ये ऑब्सिडियन ऐप मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप आपकी जितनी भी रिसर्च जर्नी है वो उसको आप ये एक जर्नल बना लीजिए। इसमें आप सब चीज़ें रखिए जो भी आपने पढ़ा है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिंक भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। तो अक्रॉस डिवाइसेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस ऑब्सिडियन ऐप को। अगर मैं अभी तो मैं लिनक्स पे हूँ, लिनक्स पे ये ऐप तो हर जगह फ्रीली अवेलेबल है और ओपन सोर्स भी है और काफ़ी अच्छी ऐप है। तो ऑब्सिडियन आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मैंने मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है अभी। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ऑब्सिडियन ऐप्स यूज़ कीजिए। और हाँ, एक मेन बात ये है कि इसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब मार्कडाउन फाइल्स होती हैं। जो .md आप लास्ट में देख रहे हैं इसका मतलब है मार्कडाउन। आप कुछ भी चीज़ें अगर टेक्सचुअल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं तो उसको कभी भी डॉक बना के आजकल मत सेव कीजिए। मैं देखता हूँ कि कई स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी डॉक्स में, अगर गूगल डॉक्स में काम कर रहे हैं, वैसा मत करिए। मार्कडाउन फाइल्स बनाइए हर एक चीज़ की। मार्कडाउन सिंटैक्स आप किसी भी 2-4 मिनट की वीडियो में आप यूट्यूब पे आराम से देख लेंगे। बहुत ईजी सिंटैक्स होता है। आप आराम से बोल्ड करना या फिर टेक्स्ट को बोल्ड करना या फिर लिस्ट बनाना या फिर बॉक्सेस बनाना, लाइन ड्रॉ करना, ये सब चीज़ें बहुत ईजी होती है मार्कडाउन में। मतलब क्विक नोट टेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और मेन फ़ायदा जो मार्कडाउन का वो ये है कि आजकल जितने भी LLMs हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्कडाउन फाइल्स के ऊपर, क्योंकि उनका ट्रेनिंग रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मार्कडाउन फाइल्स के को लेके ही रहा है। तो अगर आप एक PDF देंगे और सेम डेटा के साथ अगर आप उसको मार्कडाउन देंगे तो हो सकता है कि एक LLM मार्कडाउन पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। और मार्कडाउन को फिर आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज प्रॉम्प्ट्स डायरेक्टली और एज एजेंट्स डायरेक्टली या फिर एज सेल्स डायरेक्टली टू एन LLM। तो मार्कडाउन फाइल्स बहुत वैल्यूएबल है। आप अपनी जितनी भी टेक्सचुअल नोट टेकिंग कर रहे हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू डू इट इन फॉर्म ऑफ अ मार्कडाउन फाइल। एंड ऑल्सो क्रिएट एन ऑब्सीडियन अकाउंट एंड स्टार्ट स्टोरिंग योर रिसर्च ओवर देयर। ऑब्सीडियन बहुत वैल्यूएबल है आगे के लिए आपके लिए। मेरे को कुछ भी यहाँ पे सर्च करना होता है, मान लीजिए मैंने भी कई बार पढ़ा था क्लिप के ऊपर, तो मैं बस इधर सर्च करूँगा और वो सारे चीज़ें आ जाएंगी जो जो मेरे को पढ़ना है। तो मैं जाके सर्च कर सकता हूँ। ऐसा आप अगर डॉग बना बना के सर्च करेंगे और तो मुश्किल हो जाएगा आपको करना, क्योंकि अपने सारे रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं आपको थ्रू आउट योर रिसर्च जर्नी। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप टैब ऑफ ऑल ऑफ इट। तो ये चीज़ मैं हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा कि AI किस लिए इनफ नहीं है। कई लोग सोचेंगे कि सिर्फ AI से मैं पढ़ सकता हूँ, उसकी प्रॉब्लम है मेनली आपको पता ही है कि हेलुसिनेट कर सकते हैं AI।
तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर की डिटेल्स वो सारी ला के दे आपको। वो ओवर स्टेट कर सकता है कंट्रीब्यूशन को। कई बार पेपर में ही ऐसे वर्ड लिखे हुए होते हैं जिनको लेके जब वो चलता है, जब आप वो इनपुट देते हैं, तो अब एलएलएम तो आपका नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्टर पे काम कर रहा है। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा शाइनी लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लैंग्वेज लिखी हुई है किसी पेपर में, तो एलएलएम उसको पिक कर लेगा और वो जब अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा तो वो एंथुजियाज्म और वो ऑप्टिमिज्म आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो इससे हो सकता है एक बार वो ओवरस्टेट कर दे जो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है पेपर का। तो इसमें आपको खुद ही बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा पेपर को और वेरीफाई करना होगा सारी चीज़ें। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको। एआई फिर ये मिस भी कर सकता है वीक बेस लाइन्स को, क्योंकि मैंने आपको समझाया कई बार बेस लाइन्स कुछ ऑथर्स अच्छी पिक नहीं करते हैं। अब एआई तो आपको नॉर्मली बस ये बता रहा है, एलएलएम तो आपको बस नॉर्मली ये बता रहा है कि हाँ इस बेस लाइन से ये इतना परसेंट ऊपर है तो ये अच्छा रिजल्ट है। बट वो बेस लाइन है क्या, ऐसी इस टाइप की जो ह्यूमन थिंकिंग है कई बार एलएलएम मिस कर देता है। नॉट ऑलवेज बट सम ऑफ द टाइम्स। और ये ओवर सिंप्लीफिकेशन का तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एक बहुत ही मैथ हैवी कॉन्सेप्ट है या फिर एक कैलकुलस हैवी कॉन्सेप्ट है, वो उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देगा, जो कि पेपर के रिसर्च फाइंडिंग से बहुत दूर ले जाएगा आपको। और एआई का एक कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने वाला भी चीज़ है, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ टोकन के बेसिस पे उसने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया है, तो वो तो कॉन्फिडेंट है अपने आंसर में। बट क्या वैसा सही में है या नहीं, ये आपको तभी मैं पता चलेगा जब आपके जो अ, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपके जो नोट्स होंगे वो पेपर पे ही ग्राउंडेड होने चाहिए। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि जब आप इस तरह का कि एक विकी बना लेते हैं आप, जिसमें कि आपका सेकंड ब्रेन वगैरह सब है, जिस जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर जो जितने मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं वो सब सेकंड ब्रेन में है मेरे। तो अगर मैं अब इस फोल्डर में जाऊँ, सेकंड ब्रेन के अंदर विकी में जाऊँ, और मैं इधर एक टर्मिनल खोल लूँ और इधर मैं कॉल कर लूँ, मान लीजिए कोडेक्स को कॉल कर लूँ, और अब मैं इससे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तो वो सारे के सारे जो अपने रीज़न मतलब जो भी अपनी वो एक्सप्लेनेशन देगा वो एटलीस्ट ये पूरा फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के देगा। तो इट विल बी अ मच मोर ग्राउंडेड आंसर। वो एलुसिनेट करने का चांस उसका बहुत कम होगा, ज़बरदस्ती की डिटेल्स या फिर कोई नई डिटेल अपने आप पुक कर देना, कोई ऐसा फैक्ट बोल देना जो सच ना हो, ऐसी चीज़ें बहुत कम करेगा वो, अगर वो मेरे बनाए हुए नोट्स के ऊपर मैं उसको रन कर रहा हूँ। और मेरे बनाए हुए नोट्स मैं जानता हूँ कि 2000 वेल वेल लेड आउट, उनमें सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि बेस लाइन कहीं गलत तो नहीं है, या फिर बेस लाइन कहीं पुरानी तो नहीं है, या फिर मैट्रिक सही है कि नहीं, क्लेम एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो मैंने खुद देख के वो नोट्स बनाए हैं। तो इसलिए दिस इज़ वेरी यूजफुल कि आप एक ऑब्सीडियन जैसा सेटअप अपने पास रखें। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बस समराइजेशन है जो भी मैंने ऊपर बात की है उसका। तो ये वैसे भी मैं आपको नोट दे दूंगा ऑन बोर्ड पर, तो आगे गो शुरू कर ही सकते हैं। अब एक वन पेजर जो टैबलेट की मैं बात कर रहा था कि आप जो भी पेपर पढ़ रहे हैं उसका वन पेजर नोट होना चाहिए। तो उसका उसके लिए आप कुछ इस तरीके का अपना एक डॉक्यूमेंट, सिंगल पेज डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल। और वो ट्राई कीजिए कि वो सिंगल पेज ही हो। अगर पेपर बहुत बड़ा है, वास्ट है, समझ सकता हूँ वो 2 पेज 3 पेज में जा सकता है, लेकिन पहला आपका कोशिश रहना चाहिए कि वो वन पेज ही हो। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे और वो चीज़ें डेंस होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश टाइप से या फिर सिर्फ इंग्लिश राइटिंग टाइप से आप उसको फैला फैला के लिख रहे हैं पेपर की फाइंडिंग को, वो सब नहीं। क्योंकि मेंटल मॉडल जो आप किसी भी चीज़ का बनाते हैं वो दिमाग में बहुत एक छोटी जगह लेता है। आपके दिमाग में पूरे नहीं वो नहीं रहता है, आपके दिमाग में वो एक छोटी जगह, लेकिन वो छोटे में इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होनी चाहिए आपके पास। तो इसलिए वन पेजर बनाने को बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आप पेपर टाइटल लिखिए, उसका लिंक डालिए जहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि पीडीएफ का। फिर ईयर और वेन्यू, किस ईयर में छपा था और किस वेन्यू में छपा था, मतलब आईसी, ये जो आईसीआर हो गया, सीरीबीआई हो गया, न्यू रिप्स हो गया, ये सब वेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई भी पेपर आपका एक्सेप्ट होता है। तो वो आप देख सकते हैं कि वो भी लिख सकते हैं साथ में कि पेपर हुआ कहाँ था। तो इससे वेन्यू लिखने से फ़ायदा ये होता है, ईयर और वेन्यू लिखने से, कि आपको समझ में आ जाता है कि रिसर्च कितनी पुरानी है और किस क्वालिटी की है। क्योंकि
वेन्यू भी जो है वो क्वालिटी वाइज सेग्रीगेटेड होते हैं, कुछ के स्टार वेन्यूज़ होते हैं, कुछ ए ग्रेड के वेन्यूज़ होते हैं, कुछ बी ग्रेड के वेन्यूज़ होते हैं। तो आपको रिसर्च की क्वालिटी और रिसर्च का कितनी रिसर्च कितनी नहीं है, ये दोनों चीज़ें ईयर एंड वेन्यूज से पता चल जाती है। फिर वो वन सेंटेंस क्लेम जो मैंने ऊपर आपसे बात की थी, ये वन सेंटेंस क्लेम आपके एग्जाम में होना चाहिए, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर प्रॉब्लम क्या थी वो लिखेंगे, कोर आइडिया क्या था वो लिखेंगे। फिर मेथड अगर कोई था उसके अंदर तो उस मेथड की पाइपलाइन क्या थी वो बुलेट पॉइंट्स में आप यहाँ पे लिखेंगे। उस पेपर में अगर कोई की क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव है वो आप लिखेंगे। मेन एक्सपेरिमेंट्स लिखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस लिखेंगे, उसका वीकेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा वो लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बेस लाइन्स उसमें क्या क्या थी वो सब लिखेंगे, डेटा सेट क्या यूज़ किए वो लिखेंगे, किस मैट्रिक के अगेंस्ट उन्होंने जज किया है अपने परफॉर्मेंस को वो लिखेंगे। फिर उसमें एब्लेशन अगर उन्होंने कोई की है, एब्लेशन प्ले पेपर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग पेपर है तो उसमें डेफिनेटली एब्लेशन होंगी। तो अगर उन्होंने एब्लेशन की है तो वो आप वहाँ पे लिखेंगे। फिर उस पेपर की कोई लिमिटेशन आपको समझ में आई, या फिर ऑथर ने खुद बोल रखा है कि हमने ये टेस्ट नहीं किया, या फिर अभी हम इस चीज़ को लेकर लिमिटेड है, दिस इज अ फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्क। तो ये सब चीज़ें आप लिमिटेशन में लिख सकते हैं। फिर रिलेटेड पेपर्स टू रीड नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि रिलेटेड वर्क्स क्या हैं पेपर के, ताकि सिर्फ वो पेपर पढ़ के आपको एक नैरो अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप उसके आसपास के पेपर पढ़ के भी अपनी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बना सकें। फिर योर फाइनल अंडरस्टैंडिंग इन प्लेन इंग्लिश, मतलब ये आप एक बहुत छोटे पैराग्राफ से ज़्यादा मत लिखिएगा, मतलब 2-3 लाइन से आप मोर देन इनफ। एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही सिंपल प्लेन इंग्लिश शब्दों में उस पूरे पेपर को लेके। तो ये आप एक पेजर बनाइए और अपना स्टोर करना शुरू कीजिए जैसे जैसे आप पेपर पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये सब एग्जांपल्स हैं कि आप कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगेन मैं ये पूरी जो गाइड है ये अटैच कर दूँ मैं द लिंक ऑफ द वीडियो इन द सॉरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। फाइनल वर्क फ्लो पे आते हैं। फाइनल वर्क फ्लो मेरा यही है, पेपर का एक लिंक आता है, ये एक्सप्लेनेशन होता है मेरा कुछ डायग्राम के साथ। उससे मेरा पहला मेंटल मॉडल बनता है, फिर मैं वो मेंटल मॉडल को वेरीफाई करता हूँ पेपर के अगेंस्ट। फिर क्लेम को एविडेंसेस के साथ वेरीफाई करता हूँ, मेथड को देखता हूँ क्या यूज़ किया है। रिव्यूअर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, मतलब मेरे को वो पेपर पढ़ के क्या लग सकता है, क्या उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है वो सब। फिर मैं अपना एक 1 पेजर रिसर्च नोट बनाता हूँ जो मेरी समझ है उस पेपर की उसको लेके। और फिर उसको मैं ट्राई करता हूँ, उस पेपर को मैं अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने लैबमेट्स के साथ या फिर जो भी मेरा रिसर्च ग्रुप है उसको मैं पढ़ाऊँ या बताऊँ, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद में बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो ये मेथड मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये सिर्फ एआई वाली मेथड नहीं है, इसमें आपके मैनुअल इंटरवेंशन भी है, बट एआई को हम यूज़ कर रहे हैं अपना बेस बनाने के लिए। क्लोजिंग थॉट में जो अपने एक आइडल हैं रिचर्ड फाइनमैन, उनका यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एक फेमस लाइन लिखी थी, व्हाट आई कैन नॉट क्रिएट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। रिसर्च पेपर्स के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इफ़ आई कैन नॉट रिबिल्ड द आइडिया इन माई ओन वर्ड्स, draw its mechanism and question its evidence, then I have not really understood it। मतलब कि जब मैं खुद से कोई चीज़ वो नहीं कर सकता जो मेरे को लगता है मैंने पढ़ी है, तो एक्चुअल में मैंने वो चीज़ पढ़ी और समझी ही नहीं है, जब तक मैं उस आइडिया को खुद अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ किसी और को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और रिचर्ड टाइमन का कोड है। ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई ये मेरा तरीका है पढ़ने का, हो सकता है आपका कुछ और हो, और ओरिजिनल जो भी वे है आपका पढ़ने का वो किससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कोई चीज़ इस तरीके से अलग पढ़ने में समझ में आती है तो आप उसी को कंटिन्यू रखिए, ये कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ना शुरू कैसे करें रिसर्च पेपर्स को। तो स्टडी हार्ड बट इंटरेस्ट यू इन द मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड इररेलेवेंट एंड ओरिजिनल मैनर पॉसिबल। ये आपको बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड और रेलिवेंट चीज़ें करने के लिए नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि आप बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे पेपर पढ़ने में ज़्यादा ईज़ आपको लगता हो, लेकिन दुनिया बोलती है कि नहीं, बैठ के हमें ऑफिस सेटअप में टेबल चेयर के साथ बैठ के कॉपी पेन के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप सुबह नींद से उठें और आपको तब मन जाता हो कि मैं मोबाइल पे बैठे बैठे कुछ रीडिंग कर लूँ। एकदम अनडिसिप्लिन्ड और अनओरिजिनल मैनर है, बट इफ इट वर्क्स फॉर यू देन यू हैव टू स्टडी हार्ड इन दैट मैनर ओनली। सो दिस इज फॉर द वीडियो ऑफ हाउ टू रीड रिसर्च पेपर्स ऑन योर ओन। ये अगेन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं खुद एक बिगिनर इस फील्ड में।
बस मैं ये चाहता था कि जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट ज़ीरो से स्टार्ट ना करें, वो एटलीस्ट जितना मुझे समझ में आया, मैं अगर उनको कुछ बता सकूँ तो वो उस लेवल पे आगे स्टार्ट करे, तो उनका थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा लर्निंग प्रोसेस। अगेन थैंक यू वेरी मच।